नाल्को ने दिसंबर तिमाही में दमदार नतीजे पेश किए हैं। मुनाफे में 2.5 गुना का उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही मार्जिन भी 18% से बढ़कर 30% रहे हैं। नतीजों और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएमडी श्रीधर पात्रा। मिस्टर पात्रा, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए टीएनआर स्वदेश को। स्वागत है आपका। सबसे पहले सर आपसे ये समझेंगे कि जो तिमाही बीती है Q3 दिसंबर तिमाही, वो आपके लिए कैसी रही है, और ओवरऑल अगर हम FY22 की बात करें तो प्रोडक्शन का और सेल्स का टारगेट आपने क्या सेट किया है? जो प्रोडक्शन टारगेट नाल्को का मैनेजमेंट सोचा था, कंपनी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है वो हम अचीव करेंगे। जो हमारी स्मेल्टर पॉट लाइन है इसमें 960 पॉट है एंड अभी तक पिछले 41 साल में कंपनी कभी भी 944 पॉट से ज्यादा ऑपरेट नहीं किए थे। अभी इस साल जनवरी में हम 960 पॉट ऑपरेट किया है एंड अभी तक 4,60,000 100% प्रोडक्शन कभी भी नहीं हुआ है और इस साल उम्मीद है हम जरूर 4,60,000 प्रोडक्शन करेंगे स्मेल्टर से। और रिफाइनरी में भी अभी जो फीड इन बॉक्साइट है इसमें ATH कंटेंट रिड्यूस हो रहा है और जो IBM का गाइडलाइन था बॉक्साइट में 7% तक सिलिका कंटेंट रहेगा तो इसको प्रोसेस करना जरूरी है। ये सब मद्देनजर रखते हुए हमारा कैपेसिटी 21 लाख रिफाइनिंग कैपेसिटी करने के लिए पहले 68 लाख का बॉक्साइट जरूरत था, अभी 74-75 लाख तक बॉक्साइट जरूरत है। फिर भी हम कोशिश कर रहा हूं और 21 लाख जरूर अचीव करेंगे। सो हमारी तरफ से, हमारी कर्मचारी तरफ से और नाल्को कलेक्टिव और से यही उम्मीद है कि हम 100% माइंस हो, रिफाइनरी हो और स्मेल्टर हो, हर जगह में 100% बेहतरीन उत्पादन करेंगे। पात्रा जी, हमने देखा था कि एल्यूमिनियम के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं और इसके चलते जो एबिडा लेवल पर आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। आगे मार्जिन को लेकर आपका आउटलुक क्या है और ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट की इस वक्त स्थिति क्या है और वो आपके लिए कैसे इंपैक्ट करेगी वो चीजें? देखिए, आने वाले समय में मार्जिन क्या होगा यह अभी से प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन आप करेंगे उतना एरर ज्यादा रहेगा इसमें। अभी जो मार्केट फिलहाल माने अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो सिचुएशन है, यूरोप में पावर क्राइसिस के वजह से काफी सारा स्मेल्टर उनका प्रोडक्शन और उत्पादन कम किया है। चाइनीज का जो एल्यूमिनियम सिटी डिक्लेयर करते हैं वहां भी कोविड का वजह से बहुत सारी स्मेल्टर प्रोडक्शन कम किया है, कटेल किया है। और यूक्रेन रशिया में जो डिस्प्यूट चल रहा है इसमें साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट आ रहा है जो ये कुछ दिन तक चलेगा। अभी फिलहाल आज भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो प्रोडक्शन से कंजप्शन ज्यादा है, तो जो गैप प्रोडक्शन और कंजप्शन बीच में है ये वाइड हो रहा है। जितना गैप बढ़ जाएगा, जितना कंजप्शन कम होगा, कर्टेल होगा टेम्पररीली, और जो प्रोडक्ट डिमांड बढ़ता रहेगा तो इस हिसाब में प्राइस भी अपवर्ड मूवमेंट होगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जो प्राइस 3,250 तक है अभी, ये उम्मीद है ये 2022 फर्स्ट 3 मंथ्स में लगभग 3,000 के आसपास रहेगा। उसके बाद अप्रैल से सितंबर तक ये भी उम्मीद है 3,000 से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 2,600 से 3,000 तक रहेगा। तो ये 9 महीना के लिए जो प्रेडिक्शन है ये काफी लंबा है मेटल सेक्टर के लिए। और ये प्राइस अगला 9 महीना तक फेवरेबल रहेगा स्मेल्टर के लिए, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी डिमांड का और भी थोड़ा बढ़ने का संभावना है। ठीक है
पात्रा सर, एक और चीज बताइए। हमने देखा कि ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट के उत्पादन में इस साल काफी दबाव देखने को मिला, उसकी वजहें ढेर सारी हैं। आपने जैसा कि मेंशन किया, यूरोप में क्राइसिस है। हमने देखा कि जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का जो हब है साउथ वेस्ट चाइना, वहां पर कोविड को लेकर कंसर्न्स थे, थोड़े से लॉकडाउन हमने आते हुए देखे थे, उसके चलते सप्लाई काफी डिस्टर्ब हुई। अभी ये बताइए कि सप्लाई में इसका कितना असर आएगा? चीजें सुधर रही हैं या फिर अभी कंसर्न्स अभी भी कायम है? देखिए, चाइना से कुछ सम रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम फ्लोराइड ऐसे कुछ आ रहा है, बट दूसरा कंट्री से भी आ रहा है। और ये जो कोविड अभी थर्ड वेव चल रहा है, ये उम्मीद है कि ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ये वेरिएंट इतना म्यूटेट हो गया है, अभी जो भी वेरिएंट आएगा, जो भी ये वायरस आया है, ये तो हमारा साथ रहेगा जीवन भर। लेकिन ये संभावना है ये 2-3 महीना के अंदर काफी सुधार हो जाएगा। इसे कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं आएगा जिसमें रॉ मटेरियल सिक्योरिटी वजह से प्रोडक्शन बंद करना पड़े। सर, एक आखिरी सवाल। हम देख रहे हैं कि ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस को लेकर काफी वॉयंसी है, काफी उत्साह है, और सरकार भी इस पर काफी फोकस कर रही है, इस ट्रांजिशन पर। ये बताइए कि आप इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? अगर ईवी सेगमेंट का अगर दबदबा बढ़ता है तो आपके लिए डिमांड की सिनेरियो किस तरह से चेंज होगी, और आप कितने प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए? देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करेंगे तो अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर फॉर ऑल और रिन्यूएबल पावर के ऊपर जो भारत सरकार की थ्रस्ट है, इसमें काफी एल्यूमिनियम की चाहिदा बढ़ेगा। और उसके बाद रेलवे भी अभी योजना किया है, ये जो रेल कोच वागन एल्यूमिनियम में होगा तो लाइट वेट रहेगा और एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगा। तो हम तो उम्मीद रखे हैं कि काफी सुधार आएगा डिमांड में इंडिया में। और नाल्को की ये भी उम्मीद है, एक राष्ट्रायत्त उद्योग, हमारी प्रोडक्ट भी भारतीय रेल में यूज होगा तो हम गर्वित होंगे। और ये भी कोशिश है, हमारी प्रोडक्ट जब लंदन मेटल एक्सचेंज में आदृत है तो देश में भी आदृत होगा। एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये हमारी प्रोडक्ट के लिए डिमांड रहेगा। ठीक है मिस्टर पात्रा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के साथ कंपनी का और इंडस्ट्री का आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में एमटार टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर पी श्रीनिवास रेड्डी। रेड्डी साहब, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले नतीजों की अगर बात करें, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन, ये तीनों में हमने देखा कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। इस ग्रोथ को सपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ से मिला है? कौन से सेगमेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछली तिमाही में? ये ग्रोथ जो है हम पहले भी एक्सप्लेन कर रहे थे, क्लीन एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से मूव हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। ऑल्सो रिसेंटली एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स भी, ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए। कोरोना वायरस से थोड़ा डिले हुआ था, बट राइट नाउ हमारा ऑर्डर्स वहां से भी आ चुके हैं। Overall, if you look at the nuclear space, defense especially, हम right direction में जा रहे हैं अभी। So we're expecting a very good growth going forward as well for this year and next year. बिल्कुल। रेड्डी साहब, रीजनल रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इसकी मौजूदा स्थिति किस तरह की है इस समय? सितंबर में ही आपको नैडकैप का सर्टिफिकेशन मिला है, इससे कंपनी के एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक में किस तरह की मदद मिल रही है? See, NADCAP certification is basically for aerospace जो है हम deal कर रहे हैं. That will help us to get a lot more customers. So we had recent visits from one of the leading MNC customers. So this will definitely help for us to improve our aerospace and defense exports in a big way. We are seeing the reality right now. And as far as the breakup of exports, obviously exports का ज़्यादा percentage है अभी compared to the domestic, which is good actually, nothing wrong with that. And even domestic is growing very well. But exports का जो clean energy or even aerospace जो recently orders आए, they are really moving very fast. So that's something which is very good sign for the company.
ऑर्डर बुक की ही बात करते हैं रेड्डी साहब। आगे आपने जैसा बताया कि फिलहाल ऑर्डर बुक 7 फरवरी 2022 तक 600 करोड़ रुपए तक की दिखाई दे रही है। अलग अलग वर्टिकल्स में ऑर्डर बुक का इस समय ब्रेकअप किस तरह का है? Mainly, the order book is split into 50% exports roughly and 50% domestic. So domestic, within the domestic, the three divisions जो हमारा है, defense, space, nuclear, more or less they're with a few percentage points, 5% points here and there, वो equally distributed है. So it's an evenly distributed order book, which is also very good. And going forward also, we're expecting the orders to be evenly distributed across all segments. Probably clean energy में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है because of the way it is अभी जो fast track में है, which is also very good for the company. So that's the breakup of the order book. ओके रेड्डी साहब, इस समय जो क्लाइंट्स हैं उनकी सिचुएशन क्या है? अगर आप हमें बता सकें पिछले क्वार्टर में आपने किस तरह के क्लाइंट्स ऐड किए हैं, आपके जो मेजर क्लाइंट्स हैं उन्होंने रेवेन्यू में किस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया है? So clean energy clients के हिसाब से Bloom Energy will contribute about 50% in various requirements जो Bloom Energy का है. The rest comes from different clients from space, nuclear, defense sectors में. Even exports also now they're gearing up in defense and aerospace sectors. So that's how the distribution is happening right now. करेक्ट। हमने कंपनी की स्पेसिफिक्स बात तो की मिस्टर रेड्डी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे अभी इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूं। बजट में आपने पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने 65% जो टोटल स्पेंडिंग है यहां पर डिफेंस की, उसको डोमेस्टिक कंपनीज पर खर्च करने का फैसला किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला होगा, आपका जो डिफेंस पोर्टफोलियो है उस पर किस तरह का इम्पैक्ट उसका दिखेगा? So defense portfolio, obviously, defense में involved है in very key in critical projects. So obviously, हमारा R&D भी बहुत काम कर रहे हैं continuously in developing new products like roller screws, electromechanical actuators, and various other systems right now. So ये बहुत benefit हुआ company को. But MTR indigenization program में 1970 से कर रही है. But with this additional push by the government, definitely company को बहुत benefit होगा इसमें. बिल्कुल, हमने क्लीन एनर्जी की बात की यहाँ पर मिस्टर रेड्डी, और 64% जो है कंट्रीब्यूशन आपका आता है उस सेगमेंट से। यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्लोबली जो अब कंपनीज क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और इंडिया के जो अब नए डिफेंस कमिटमेंट हैं डोमेस्टिक कंपनीज की तरफ, इस सब को ध्यान में रखते हुए आने वाले कुछ फिस्कल्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं एमटार टेक के लिए, और खासतौर पर आपका फोकस कहाँ पर होगा नेक्स्ट अप? See, हमारा main focus होगा to widen our customer base more and more in every sector. एक sector की बात नहीं है यहाँ पे. Clean energy जरूर है कि वो बहुत अच्छी तरह से, I should say it's galloping. But हमारा जो other sectors है, nuclear, space, defense, all are looking very good. So our focus is on widening our customer base, which हम already कर रहे हैं अभी. We have added about 6 to 7 customers ये quarter में. So like that, our main focus is to widen our customer base across all sectors and also add additional capabilities to add कर रहे हैं. That's another important thing. And third thing is to increase our wallet share. हमारा जो share है each customer के हिसाब से वो भी increase करना है. वो हम already कर चुके हैं थोड़ा with number of qualifications जो हम successfully complete कर रहे हैं अभी तक. So all these things will contribute to the future aggressive growth of the company. करेक्ट रेड्डी साहब, यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या देख रहे हैं? अब आप इस तरह का जब ग्रोथ करेंगे, आप बता रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, तो किस तरह का कैपेसिटी एक्सपेंशन आपको प्लान करना होगा, और जो भी आप प्लान करेंगे आने वाले समय में फिर उसकी फंडिंग का किस तरह सा प्लानिंग होगा आपका? See, mainly the expansion plans are almost getting completed. जो अभी कर रहे हैं शीट मेटल का, इट्स गेटिंग वो मार्च में कमीशन होगा. स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन बाय जून जुलाई मैक्सिमम. इसका फंडिंग पार्शियली टर्म लोन से हो रहा है थ्रू द बैंक्स, एंड रेस्ट मार्जिन्स हम फुलफिल कर रहे हैं. तो देयर आर आल्सो लॉट ऑफ इंटरनल अप्रूवल्स वी आर यूजिंग फॉर आवर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स. हम डेफिनेटली यूज कर रहे हैं. हमारा एसेट बेस भी बहुत अच्छा है. लॉन्ग टाइम बैक वी हैव प्लान्ड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ.
through internal approvals already implement कर चुके हैं. So we are well set with all this. So the company has enough cash to fund any kind of growth that we are looking forward to, because of the profits that we are making right now, and also of the kind of cash the company is holding right now. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेड्डी साहब, आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़कर अपनी कंपनी की और पूरी इंडस्ट्री के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए। पी श्रीनिवास रेड्डी बताते हुए एमटार टेक्नोलॉजीज़ के कि किस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से रहा है, डिफेंस स्पेस पे फोकस लगातार है, और बजट में हमने सुना था कि यहाँ पर सरकार जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनी पर फोकस करने वाली है, उससे उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। एक और मैनेजमेंट हमारे साथ है जो कि नंबर्स पे ही बातचीत करने के लिए है, और देश की बड़ी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, वो है IRCTC। 33% की बढ़त रही है कंपनी के आय में, और मुनाफे में भी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के CMD रजनी हसीजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हसीजा, आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल होगा कि आप जो तीसरी तिमाही में जो टिकटिंग वॉल्यूम है उसमें ग्रोथ कैसे रही है, और क्वार्टर 4 में वॉल्यूम ग्रोथ कैसे रहेगी, जरा मेरे को यही बता दीजिए, क्योंकि आपका कोर बिजनेस तो वही है। रजनी जी। देखिए, नतीजे हमारे बहुत अच्छे रहे, इसके लिए धन्यवाद। एंड इसमें टीम का काफी हार्डवर्क इन्वॉल्व है। हमारा जो टिकटिंग का रेवेन्यू है वो हमारे पूरे रेवेन्यू का लगभग 57% कंट्रीब्यूट करता है इस बार, और हमारी एवरेज बुकिंग जो काफी अच्छी रही, लगभग हमने 12.5 लाख और 13 लाख के बीच में पर डे के आसपास टिकटें बुक करी हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जनवरी हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा, बिकॉज ओमनिकॉन का इम्पैक्ट सब सेगमेंट पर देखा गया, जहाँ की ट्रेनों में फुटफॉल भी गिरा, और बुकिंग में भी हमारी बुकिंग जो 12.5 और 13 के बीच में चल रही थी, लाख के बीच में चल रही थी, वो घटकर 11.5 लाख के आसपास आ गई थी। इसका इम्पैक्ट ओमिक्रॉन का जो है वो तो अगले क्वार्टर में ही दिखेगा, बट जहां तक जो दिसंबर तक की तिमाही है उसमें हमने अगर हम 9 महीने का डाटा लें तो भी हमने बहुत अच्छा किया है, और अगर हम कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर लें तो भी अच्छा है, और प्रीवियस क्वार्टर, और अगर हम क्वार्टर फॉर द कंपैरेटिव ईयर लें तो भी हमारे रिजल्ट्स जो हैं काफी कंपैरेटिवली अच्छे रहे। कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर की तुलना में हमारे 30% से ऊपर इजाफा रहा है, पीबीटी में भी और रेवेन्यू में भी। और अगर हम 9 मंथ्स का लेते हैं तो हमने इस बार जो है ओवरऑल हमारा रेवेन्यू जो रहा है वो 1235 करोड़ रहा है, और हमारा प्रॉफिट जो है वो 449 करोड़ के आसपास रहा, जो कि रेवेन्यू में हमारा 167% का ग्रोथ रहा, और पीबीटी में हमारे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो काफी अच्छा ग्रोथ रहा। आगे जो हम लुक देख रहे हैं, अब जनवरी के बाद, फरवरी के बाद, मिडिल ऑफ द फरवरी के बाद ओमनिकॉन के केसेस डिक्रीज हो रहे हैं। अगेन जो है फुटफॉल ट्रेनों में बढ़ रहा है, हमारी बुकिंग फिर से ट्रैक पर आ गई है, टूरिज्म में हमारी ट्रेनें फिर से चलने लग गई हैं, जो कि जनवरी में काफी भारी सेटबैक था, बिकॉज हमारे सारे टूर पैकेजेस जनवरी और फरवरी के लिए फुल बुक्ड थे। सो जो टूरिज्म में थोड़ा सा हमें समय लगेगा, केटरिंग के सेगमेंट में हमने ग्रेजुअली रेवेन्यू पकड़ना शुरू कर दिया। रजनी जी, एक क्वेश्चन और पूछा करना है कि जो हम सबसे पूछते हैं कि आप प्री कोविड लेवल पे आप आ गए हैं कि नहीं आ गए, तो मैं आपसे, क्योंकि आप रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या प्री कोविड लेवल पे जो जितनी ट्रेन्स चलती थी वो सारी के सारी नॉर्मल हो गई हैं, या फिर अभी भी इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि आपका वॉल्यूम इन्हीं ट्रेन्स की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां तक हमारा ट्रेन की बुकिंग का सवाल है, वो बुकिंग तो हमारे प्रीवियस ईयर और जो प्री कोविड पीरियड से ऊपर चल रही है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सेकेंड एस क्लास। सेकेंड एस क्लास में रिजर्व्ड से चलाने का जो निर्णय है वो तो इंडियन रेलवेज का है, जिसके बारे में मैं बहुत कमेंट नहीं कर पाऊंगी।